गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 5 लेकर के आए हैं, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो लॉकडाउन है आपका, वो बहुत ही जितनी जल्दी से वो पीक पे जा रहा है उतनी तेज़ी से ये केसेस भी नीचे आ जाएंगे। और कंट्रीज़ में यही हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है ये पिछले वाले के मुकाबले। पिछले वाले क्योंकि हम लोग रेडी नहीं थे, तो इस चक्कर में, क्योंकि देखिए अभी भी लॉकडाउन खुला हुआ है, हज़ारों केसेस निकल रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए जैसे ही अक्टूबर में लॉकडाउन खुला था तुरंत ही पेपर एसएससी ने करा दिए थे अपने, और अभी भी आधे पेपर हो चुके हैं। तो आप ये मान के चलिए जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तुरंत ही पेपर हो जाएंगे। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपना मॉक टेस्ट दे करके आए। ये मॉक टेस्ट का जो लेवल है ये एसएससी मेंस लेवल का है, ठीक है। तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप सीएचएसएल की प्रैक्टिस करते करते एसएससी मेंस की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कोशिश ये करिए कि आप लोग अपडेटेड रहिए और लगातार। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मान लीजिए कि आपको अच्छा लगता है डिस्कशन, तो आप लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे ये पता चल जाता है कि हाँ, इतने बच्चों ने दिल से देखा है वीडियो, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइक की वजह से ही मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि अब आप आए हैं, आपने वीडियो देखी है, तो आप एक लाइक का बटन भी दबा दीजिए। तो उससे एक बेनिफिट ये मिलता है कि मैं अपडेटेड रहता हूँ कि बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिएगा, देखिएगा, जो मेरे कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर से ज़रूर लाइक दबाएं, ठीक है, ताकि मुझे एक आइडिया ये मिल जाएगा कितने बच्चे मेरे कोचिंग वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका PQRS से। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। लगभग लगभग मेंस में 25 क्वेश्चंस आते हैं इसके। 25 क्वेश्चन कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता है। 25 क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर होता है। और सिर्फ एक टॉपिक प्रोनाउन, और दूसरा टॉपिक कंजंक्शन। ये दो टॉपिक अगर आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट लॉट्स ऑफ नंबर, लॉट्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लगाते हैं। द लायन यूज टू बी वेरी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अफ्रीका एंड एशिया। जो लायन था वो बहुत ही ज़्यादा, जो शेर थे वो बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर अफ्रीका में फैले हुए थे एंड एशिया। देयर आर स्पेशल फॉरेस्ट जोन सेट असाइड फॉर वाइल्ड लाइफ। देखिए, देयर आर का मतलब है वहाँ पर, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर का मतलब एशिया में नहीं, गलत है। क्योंकि यहाँ पर ये बात समझ ही नहीं पा रहे कि स्पेशल फॉरेस्ट जोन की अभी बात कहाँ से आ गई। अभी तो ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे शेर डिस्ट्रीब्यूटेड थे अफ्रीका में और एशिया में, तो इसका मतलब है पी वाला ऑप्शन कट गया। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग हैज़ कॉज द नंबर टू फॉल। टुडे दे आर रिलेटिवली रेयर स्पेशीज। आर हो जाएगा आपका पहला। आज, आज जो वो शेर हैं वो ना के बराबर हो गए हैं। उसके पीछे कारण क्या है, काहे नंबर कम हो गए हैं? जानबूझ करके, मतलब बगैर, मतलब कोई वही नहीं है, जहाँ मिल रहा है मारे डाल रहे हैं, उसकी खाल बेचे दे रहे हैं, उसके दांत बेचे डाल रहे हैं। उससे क्या हुआ है, नंबर लगातार गिर गया है। इफ़ द स्पेशीज सर्वाइव्स एट ऑल, अगर ये जो प्रजाति है अगर, तो उसको एक नेशनल पार्क में रखना पड़ेगा। देयर आर स्पेशल फॉरेस्ट जोन सेट असाइड फॉर वाइल्ड लाइफ इन वेरियस कंट्रीज। अब नो हंटिंग इज परमिटेड इन सच रिजर्व्ड एरियाज। अब ज़रा देखिए, नो हंट इज सच, कैसे एरियाज़ में, किस एरियाज़ की बात करी जा रही है? जो स्पेशल फॉरेस्ट जोन बनाए गए हैं ना, ये फॉरेस्ट जोन की बात करी जाती है। इसका मतलब आखिरी वाला पी ही होगा। अब आखिरी वाला पी होगा तभी तो वो सिक्स से जुड़ेगा। तो कितने में पी आ रहा है? सिर्फ एक ही में पी आ रहा है, और आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आफ्टर द टॉर्नेडो had hit the coastal areas। जो टॉर्नेडो था, जो तूफान था, जब उसने जो कोस्टल एरियाज थे जब उसको हिट किया, तो मेरा घर एकदम तबाह हो गया था, उड़ गया था। माई फील्ड्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। जो मेरी जो खेत थे वो बिल्कुल तबाह हो गए थे। जो मेरे लाइफ स्टॉक थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। और आई बिकेम अ पॉपर। पॉपर माने क्या होता है? दिवालिया। मतलब हो गया दिवालिया, दिवालिया।
बैंकरप्ट ओवरनाइट। दो माई नेबर्स हाउस रिमेन अनटच्ड, और पड़ोसी का जो घर था वो बिल्कुल एकदम साबुत था। आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एंटोनिम। एंटोनिम है, ये कई बच्चे जल्दबाजी में क्या होता है सिनोनिम लगा जाते हैं। मेहम, पाकिस्तान में माहम एक नाम भी होता है। मेहम एक बच्ची थी, बहुत तोड़फोड़ करती थी, तो हमने कहा कि तुम्हारा नाम तो वैसे माहम है, लेकिन अंग्रेज़ी में मेहम का मतलब होता है तबाही, तबाही, लड़ाई। तो इसका जो अब सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा हैवक, लेकिन जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हार्मनी। हार्मनी माने क्या होता है समझौता। अगर आपको वोकेबलरी पे बहुत डिटेल स्टडी करनी है तो यूट्यूब पे कोई बहुत सारे टीचर वोकैब पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे जा कर के कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही टाइम वेस्ट करेंगे तो बच्चे भाग जाएंगे तुरंत ही, क्योंकि बच्चे आजकल कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल चाहते हैं। रिक्वाइट, रिक्वाइट, रिक्वाइट माने क्या होता है लौटाना। रिक्वाइट माने होता है लौटाना। अगर आपने किसी का पैसा ले रखा है तो उसको लौटाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं रिक्वाइट का इस्तेमाल करते हैं, लौटाना। आंसर हो जाएगा इसका रिपे। अगर सिनोनिम पूछा गया होता आंसर क्या हो जाएगा इसका फिर डिनाई, क्योंकि एंटोनिम पूछा गया है। एंटोनिम का मतलब होता है मना कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इट इज़ टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। आंसर तो आप लोगों ने लगा ही रखे होंगे। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ये 3 फ्रेजेस होते हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इनके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। तो यहाँ पर वी तो हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म तभी आएगी जब सब्जेक्ट होगा। तो पेपर ने यहाँ पर शुड हैव डन दे रखा है, तो यहाँ पर शुड हैव डन की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा डिड का इस्तेमाल हो जाएगा। इट इज़ टाइम वी डिड, ये तीनों फ्रेजेस होते हैं और तीनों सिनोनिम होते हैं। इनके बाद हमेशा जो भी सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। पहली बात तो आपने ग्रामर का एक रूल सीखा होगा 2, 3 और 1 का। 2, 3 और 1 का। 2 होता है आपका यू, 3 होता है आपका ही शी, और आई होता है फर्स्ट पर्सन। अगर आई आ गया वी आ गया तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, यू आ गया तो सेकंड, और बचे हुए रिमेनिंग ऑल वो क्या हो जाएंगे थर्ड पर्सन। तो जॉन क्या हो गया थर्ड पर्सन, हरी क्या हो गया थर्ड पर्सन। तो 2, 3, 1 आता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा जॉन, हरी एंड आई, जॉन, हरी एंड आई। तो इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बहुत ही अच्छा टॉपिक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब कभी भी आए तो रिपोर्टिंग वर्ब देख लो। रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, जैसे सवाल आपके सामने आया मेरे सामने भी आया, मैंने इसके आंसर नहीं देख रखे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब किस में रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। आगे क्या रखा है डिड, तो सबसे पहली बात तो जो डिड आएगा वो किस में चेंज हो जाएगा हैड में। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन कट गया। जब कभी भी क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव आ जाए, क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव आ जाए तो ऑप्शन में हमेशा असर्टिव आता है। इसका मतलब हैड अगर आएगा भी तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हैड ही दे रखा है तो ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पर देखो ही हैड दे रखा है, ही हैड दे रखा है, तो 2 ऑप्शन बचे। एंड वंडर्ड हाउ ही कुड बी सो केयरलेस। अब द मदर आस्क्ड द चाइल्ड स्क्रीमिंगली इफ ही हाउ ही कुड बी। अब देखो ज़रा यहाँ पर भी तो इंटेरोगेटिव था, तो यहाँ पर देखो कुड ही कर रखा है। एक्चुअली क्या होना चाहिए कुड बी, क्योंकि आगे भी तो एक इंटेरोगेटिव आ रहा है। इंटेरोगेटिव क्या बन जाता है असर्टिव। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ए वाला। क्वेश्चन नंबर 8। राजेश कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क बिकॉज ही हैड अ हेडेक।
राजेश अपना काम नहीं ख़त्म कर पाया था क्योंकि उसके सर दर्द कर रहा था। तो कुड नॉट का जो पैसिव बनता है वो कुड नॉट बी से बनता है। किससे बनता है? कुड नॉट बी से। तो पहली बात तो कुड नॉट बी यहाँ आ रहा है, कुड नॉट बी यहाँ आ रहा है, कुड नॉट बी यहाँ आ रहा है, वुड नॉट, ये ऑप्शन कट गया। द पेपर ऑफ राजेश, राजेश पेपर, द पेपर कुड नॉट बी completed by राजेश बिकॉज ही हैड अ हेडेक। द पेपर ऑफ राजेश कुड नॉट बी completed by हिम। अब देखो यहाँ पर हिम नहीं आ सकता क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? राजेश है। तो बाई के बाद भी राजेश का ही इस्तेमाल होगा, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। द पेपर कुड नॉट बी completed बाई राजेश, राजेश पेपर कुड नॉट बी completed बिकॉज आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। क्योंकि देखिए यहाँ पर कहा गया राजेश के पेपर ख़त्म नहीं किए जा सके थे, कंप्लीट नहीं किए जा सके थे। अब किसके द्वारा ये तो नहीं बताया गया, क्या पता अमित के द्वारा, क्या पता कोचिंग के द्वारा, क्या पता सरकार के द्वारा, क्या पता वकील के द्वारा। इसीलिए क्योंकि राजेश ने खुद नहीं कंप्लीट किए थे अपने पेपर, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। क्वेश्चन नंबर आपकी और हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जाते हैं हम लोग। वन वर्ड, स्पीक और राइट इन एन अब्यूसली डिस्पैरेजिंग मैनर। मतलब किसी को गालियाँ बकते हुए, बुरा भला बोलते हुए कोई ऐसी बात लिखना जिसमें मतलब बहुत ही अपशब्द बोले गए हों, किसी के लिए बहुत बुरा भला बोला गया हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो होता है ग्लोरीफाई। इसका मतलब होता है आदर, किसी का सम्मान करना। क्रकीफाई माने होता है किसी को सूली पर चढ़ाना, सूली पर चढ़ाना। सूली पर चढ़ाना का मतलब होता है किसी को तबाह कर देना। आंसर हो जाएगा आपका विलीफाई, किसी को गाली देना, किसी को गाली देना। तो आंसर आपका हो जाएगा ए, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अ फीलिंग ऑफ अनईज और एम्बैरेसमेंट, इसका मतलब होता है बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करना, बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करना। देखिए डेक्लिविटी माने तो होता है ढलान, ढलान स्लोप जो होता है। स्लैग माने होता है लावा। प्रोलैप्स माने होता है आगे बढ़ जाना, लैप्स माने होता है पीछे जाना, लैप्स कर रहा है रुक रहा है। प्रोलैप्स माने होता है आगे बढ़ जाना, तेज़ी से बढ़ जाना। डिसकम्फिचर, इसी का मतलब होता है शर्मिंदगी। इसको क्या कहते हैं हम लोग? डिसकम्फिचर का मतलब क्या होता है? पराजय। पराजय मतलब पराजित महसूस करना, मतलब बहुत शर्मिंदगी महसूस करना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी वाला। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये पुराने मेरे वाईफाई मतलब अनअकैडमी वाले हैं, पीडीएफ बने हुए, तो वही मैं करा रहा हूँ। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन, इसका मतलब होता है वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, जो बहुत ही कॉमन हो और उसकी कोई भी वैल्यू ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, ये ईडियम एंड फ्रेज है। इसका आंसर हो जाएगा व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, जब कभी भी बारिश होती है तो टपकने लगता है। कहते हैं गरीबी में आटा गीला। व्हेन समथिंग बैड अकर्स इट यूजुअली अकर्स मोर देन वन। आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। Improvement. Although scared of heights, she gathered all her courage and stood atop the 25 four-story building to participate in the activities. पहली बात तो she यहाँ पर सब्जेक्ट है और साथ ही साथ ये सिंगुलर भी है। तो सिंगुलर के लिए जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो इसका मतलब इज रॉन्ग हो गया, गैदर रॉन्ग हो गया। बचे कौन से? ए वाला और बी वाला, और पांचवा वाला तो कट ही गया। तो ऑल करेजियस, ओ यू एस लगे हुए, देखिए ई एन टी लगे हुए, ए एन टी लगे हुए, ओ यू एस लगे हुए, एफ यू एल लगे हुए, ये शब्द एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, ऑल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, और करेजियस भी क्या है? एडजेक्टिव। तो ये दोनों एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? नाउन तो है ही नहीं, इसलिए सेकंड वाला भी ऑप्शन कट गया। ऑल क्या है? एडजेक्टिव, और करेज क्या हो गया? नाउन, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर बढ़ते हैं। नेचुरली विद एवरीथिंग गॉन सो वेल,
फॉर देम, इट वॉज टाइम फॉर सेलिब्रेशन। पहली बात तो देखिए यहाँ पर विद प्रेपोजिशन रखा हुआ है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन, एवरीथिंग एक्चुअली प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। किस तरीके से काम करते हैं? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो विद प्रेपोजिशन है ना, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट की तरह काम करा रहा है प्रोनाउन को। और प्रोनाउन के लिए या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है या तो टू प्लस वी1 का इस्तेमाल करते हैं। तो जो एवरीथिंग है वो तो ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए गो आ नहीं सकता, गॉन आ नहीं सकता, या आएगा गोइंग या तो आएगा गोइंग। तो सेकंड और फोर्थ सही हो गया, 3 ऑप्शन कट गए। तो गोइंग सो वेल होता है, कहते हैं नहीं बहुत अच्छा जा रहा है। एज वेल एज पूरा आता है, एज वेल एज पूरा आ सकता है, एज वेल एज कभी अधूरा नहीं आ सकता है। हाँ आ सकता है लेकिन सेंटेंस के आखिरी में हो, शी इज़ गोइंग एज वेल। अगर बीच में आ रहा है तो पूरा आएगा, इसीलिए फोर्थ वाला भी ऑप्शन कट गया और सेकंड हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एनालिसिस आर लुकिंग टू मोर मर्जर्स इन द बैंकिंग। पहली बात तो देखिए बैंकिंग, अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है कि बैंकिंग सेक्टर होता है। पहली बात तो ये आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो लगातार न्यूज़पेपर में आता है बैंकिंग सेक्टर में ये चल रहा है, बैंकिंग एरेना। और यहाँ पर लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज भी होता है, मतलब आगे सोच रहे हैं, आगे की देख रहे हैं। तो दोनों वर्ड हमको मिल गए और आंसर हो गया आपका तीसरा वाला। विदाउट रीडिंग, अगर आपका रीडिंग और ग्रामर पे कमांड है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शन से ही कर लोगे। ठीक है, चलिए। आफ्टर द डिवास्टेटिंग फायर द बोर्ड हैज़ नो एक्सेप्ट। पहली बात तो देखिएगा, कहते नहीं जो तबाही हो गई थी, जो आग लग गई थी, तो बोर्ड के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला। कहते यू हैव नो ऑप्शन, ये एक फ्रेज होता है, कई बार आपने बोला यू हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट क्लोजर ऑफ द टेक्सटाइल फैक्ट्री। जब आग लग गई थी, तबाही हो गई, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। एक्टिव पैसिव, ये तो ऑप्शन से कर देंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सिंगुलर। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सिंगुलर। जितनी देर में हम कुछ बोल रहे हैं आप लोग अपना आंसर लगा लीजिए। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सिंगुलर। इसका मतलब है क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा और आर आएगा। इज एम आर, कितने में आर आ रहा है? एक ही में आ रहा है। सी हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। व्हाट डू यू डू ऑन संडे? डू आ रहा है तो पैसिव में क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। जब कभी भी डू आ जाए, डज आ जाए, तो क्या आता है? इज, एम और आर। अगर डिड आ जाए, क्या आ जाए? डिड आ जाए, तो क्या आता है? वॉज और वर। क्या आ रहा है यहाँ पर? डू आ रहा है, तो पहली बात तो किसका इस्तेमाल होगा? इज। वॉज वाला ऑप्शन कट गया। वॉट इज़ डन ऑन संडे बाई यू, आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑन संडे दिया है लेकिन बाई यू नहीं दिया है, इसमें बाई यू दिया है लेकिन ऑन संडे नहीं दिया है, लेकिन इसमें ऑन संडे और बाई यू दोनों दिया है, तो इसलिए आंसर हो गया आपका सी वाला। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। द बैन वॉज इम्पोज बाई द स्टेट कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट। जो बैन था वो स्टेट कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट के द्वारा पिछले फ्राइडे को लगाया गया था। आफ्टर प्रोटेस्ट बाय अ सर्टेन कम्युनिटी, कुछ जो बैन था वो स्टेट कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट के द्वारा पिछले फ्राइडे को लगाया गया था। कुछ कम्युनिटी वालों ने उसका विरोध किया था, उसके बाद बैन लगा दिया गया था। विच हैड, ये देखिएगा, हैज़, हैड और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म थ्रेट नहीं आता है। थ्रेट क्या होता है? नाउन होता है। और थ्रिएटेंड क्या होता है? थ्रिएटेंड क्या होता है? ये वर्ब होता है। तो थ्रिएटेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? थ्रिएटेंड, क्योंकि हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये थ्रेड्स वाला ऑप्शन कट गया। थ्रिएटेड होता नहीं है, थ्रिएटेड होता नहीं है क्योंकि ये ईडी से ख़त्म होता है। थ्रिएटेड वर्ब होता है ना, ये वर्ब ये होता है, इसीलिए थ्रिएटेड टू, और टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे टू बर्निंग वाला ऑप्शन कट गया। ये दोनों ऑप्शन कट चुके थे, तो बचा कौन सा? सी वाला ऑप्शन बचा। सवाल बहुत बड़ा था लेकिन ऑप्शन से हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं।
राकेश, एन एविड फुटबॉल प्लेयर हु कैप्टेंड हिज टीम इन स्कूल एंड कॉलेज, विल इनॉग्रेट द मैच टुमारो इन पूना। राकेश जो कि बहुत ही एक्टिव फुटबॉल प्लेयर है, जिसने अपनी टीम को भी कप्तानी की है स्कूल और कॉलेज में, वो इनॉग्रेट करेगा मैच कल पूना में। कल की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, ठीक है ना। इसीलिए विल के बाद आईएनजी आता नहीं है, विल बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है, दो ऑप्शन तो कट गए। इज इनॉग्रेशन, इज इनॉग्रेटिंग, इसके बाद आईएनजी आता है, ये ऑप्शन कट गया। इसके बाद नाउन कैसे आ गया, दोनों ऑप्शन कट गए। आंसर हो गया आपका नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। दे चोज रादर टू बियर ऑल हार्डशिप देन मेक अवे देमसेल्व्स। चोज ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए चूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चोज होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और चूजन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। चोज, चूज, चूजन। दे चोज रादर टू बियर ऑल हार्डशिप देन मेक अवे देमसेल्फ। दे चोज रादर टू बियर, रादर के बाद 2+V1 का इस्तेमाल हो रहा है, तो देन के पहले क्या आ रहा है 2+V1। अगर देन के पहले जेरेंड आ रहा है तो देन के बाद भी जेरेंड। देन के पहले अगर इन्फिनिटिव आ रहा है तो देन के बाद भी क्या आएगा इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर मेक की जगह पे क्या हो जाएगा टू मेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा टू मेक। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, मतलब गलत है वो। क्वेश्चन नंबर 22। वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर नीडी एंड द पुअर। हम लोगों को सहानुभूति होनी चाहिए ज़रूरतमंदों के लिए और गरीबों के लिए। नीडी अमीर आदमी भी हो सकता है, लेकिन गरीब अमीर आदमी नहीं हो सकता है। पहली बात तो एक बात का आप लोग ध्यान दिएगा, जैसे कि पुअर, रिच, नीडी, स्ट्रॉन्ग, वीक, ये विशेषण होते हैं। क्या होते हैं विशेषण। यदि ये समुदाय को बोध कर रहे हैं, किसका बोध कर रहे हैं कम्युनिटी का बोध कर रहे हैं, तो इनके पहले हमेशा दा का इस्तेमाल आता है। इनके पहले हमेशा दा का इस्तेमाल। आई एम नीडी, मेरी विशेषता हो गई कि मैं ज़रूरतमंद हूँ। यू आर नीडी, ये आपकी विशेषता हो गई कि आप ज़रूरतमंद हैं। द नीडी आर रोमिंग हेयर एंड देयर फॉर ऑक्सीजन। जो ज़रूरतमंद है वो यहाँ पर घूम रहे हैं। ज़रूरतमंद कोई एक व्यक्ति नहीं है, पूरे प्रदेश की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम लोगों को सहानुभूति होनी चाहिए, किसके लिए, फॉर ए प्रेपोजिशन है ना, तो इसका मतलब है ये नाउन की तरह काम कर रहा है। तो एंड के पहले नाउन, तो एंड के बाद भी नाउन, तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये कम्युनिटी को कर रहा है डिनोट। तो इसके पहले दा आया है तो इसके पहले भी दा आएगा, तो नीडी के पहले भी किसका इस्तेमाल होगा, दा का इस्तेमाल होगा। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, सी वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए बढ़ते हैं। पेट्यूलेंट। देखिए जो पेट्यूलेंट आता है ना वर्ड, इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है समझिएगा आप लोग। बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है, मतलब बहुत ही आसानी से ऑप्शन से लग जाएगा ये क्वेश्चन। पेट्यूलेंट माने होता है चिड़चिड़ा। पेट्यूलेंट माने होता है चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा माने क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा निराश। आंसर हो जाएगा इसका पीविश। पीविश माने भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा, यानी बहुत चिड़चिड़े, झगड़ालू टाइप का। रिपग्नेंट, ठीक है ना। पेन्यूरियस माने होता है दरिद्र, बहुत ही बुरी स्थिति में, दरिद्र। डिफ्यूज माने होता है फैलाना। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। ग्रिम। देखिएगा ग्रिम वर्ड जब कभी भी आए, तो जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे तो इसमें ये बहुत आती थी, मतलब ग्रिम रिपोर्ट्स, ये वर्ड याद रखिएगा। द हिंदू में जब भी आएगा तो इसके साथ यही वर्ड आएगा। ग्रिम रिपोर्ट्स आर कमिंग फ्रॉम लखनऊ दैट 2400 पीपल गॉट डेड यस्टरडे। तो ग्रिम माने क्या होता है, मतलब अपसेटिंग, निराशाजनक। क्या हो जाएगा, निराशाजनक, अपसेटिंग, निराश करने वाली खबरें आ रही हैं। होता नहीं है न्यूज़पेपर में आता है, निराश करने वाली खबर आ रही है दिल्ली से कि 400 लोगों को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनकी जान चली गई। तो ग्रिम रिपोर्ट्स आर कमिंग। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। अ न्यूक्लियर टेस्टिंग फिल्स द एयर विद रेडियो एक्टिव डस्ट एंड लेफ्ट द एरिया। पहली बात तो देखिए यहाँ पे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म रखी है, तो इसका मतलब है सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है।
तो यहाँ पर लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे आ गई, ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब एंड के पहले अगर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आ रही है तो एंड के बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सिंगुलर, तो ये ऑप्शन कट गई, ये ऑप्शन कट गया, पांचवा ऑप्शन कट गया। एंड लीव्स, दो बातों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन आता है, ऑल्सो क्या होता है, एडवर्ब होता है। ऑल्सो के पहले अगर एंड लगा होता तो बी वाला सही हो जाता, क्योंकि दो बातों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन आता है, एडवर्ब नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ब जुड़ रही हैं, एक पहले वाली वर्ब का सेंटेंस जुड़ रहा है तो यहाँ पर दूसरे वाले वाक्य के लिए, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। आप लोगों को एसटी कैसी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और इसी तरीके की एसटी आप लोगों को बनवा सकूँ।